नाज़रीन आदाब, कोरोना वबा ने दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। जब पहली लहर आई थी तो सुनने में आता था कि फला इलाके में कोई मुतासिर पाया गया, पर दूसरी लहर ने तो एक हंगामा सा बर्पा कर दिया है। हर तरफ अमवात ही अमवात नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो कि कह सके कि मेरे अजीज़ो अकारिब इस मौलिक वबा से बचे हुए हैं। इस वबा ने तकरीबन हर घर में दस्तक दी है और इस वबा को अपने घर तक दावत देने में हमारी हुकूमतें और खुद हम जिम्मेदार हैं। कहा जा रहा था कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद इस मौलिक मर्ज से बचा जा सकता है, पर इस वक्त मुल्क में हालात ऐसे हो रहे हैं कि कई वैक्सीनेशन सेंटरों में इसलिए ताले लगे हुए हैं क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। हुकूमत ने ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर शख्स को टीका लगाया जाएगा, पर कई रियासतें हैं जहां वैक्सीन की आज भी किल्लत है। जिनको पहला डोज मिला वो दूसरे डोज के इंतजार में है। कुछ ऐसे हैं जिनको पहला डोज जिस कंपनी का मिला, अब दूसरे डोज के लिए उस कंपनी का वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है। कहने को हमारा मुल्क दुनिया में सर फहरिस्त है वैक्सीन बनाने में, लेकिन क्या वजह है कि आज लोग कहने को मजबूर हैं कि एक वैक्सीन का सवाल है बाबा। हम किस तरफ देख रहे हैं कुछ पता नहीं। हमारा मुल्क सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करने वाला मुल्क है, पर अपनों को ही मुहैया कराने के लाले पड़े हुए हैं और हमें अब दीगर ममालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है थोड़ी सी वैक्सीन दे दे बाबा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर सुषमा कौल हैं जो वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं। इसके अलावा डॉक्टर यश गुलाटी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। टी.आर. श्रीनिवास सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। इसके अलावा अशीत नाथ तिवारी हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर सुषमा आपके पास आना चाहूंगा कि दिक्कत कहां हो रही है, किल्लत कहां पर हो रही है, वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को? देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया कि आपने मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाया। और किल्लत तो नहीं हो रही है, एक्चुअली में इतनी किल्लत नहीं है जितना इसका शोशा फैल गया है। बट किल्लत अगर कहीं हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि एकदम ही ये 18 to 45 के एज ग्रुप में वैक्सीनेशन का फैसला हुआ, जबकि पहले ऐसा फैसला नहीं था। तो एकदम ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ओवरलोड हो गया। हम शायद उतना वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं थे, इतना रोल आउट करने में टाइम लगेगा। ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी एक बहुत जो कंट्री है, बहुत ओवर पॉपुलस कंट्री है, तो हर चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। और ये हमने नहीं सोचा था कि सेकेंड वेव इतनी खतरनाक हो जाएगी। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद जो किल्लत हो रही है उस वजह से। नहीं, आपने कहा कि 18 से 44 वाली जो लिमिट है उसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही है या ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, लेकिन जो 45 से ऊपर के हैं क्या उनको सभी को वैक्सीन लगा दी गई है? अगर किल्लत नहीं है तो उनको तो सभी लोगों को लग जानी चाहिए थी। फिर नहीं, पर काफ़ी सारे लोगों को हमने, हाँ ये तो है, पर देखिए ना, लोग वैक्सीनेशन लगवाने आ नहीं रहे। अब हम ये डोर टू डोर तो हमने अभी कैंपेन शुरू नहीं किया है, तो हम तो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग आए। बट काफ़ी सारे लोग, काफ़ी मिसकंसेप्शंस वैक्सीनेशंस के बारे में है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको करने के बाद भी कोरोना हो रहा, तो फ़ायदा क्या है वैक्सीनेशन का। कुछ लोग डर रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, बिकॉज जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्लॉटिंग का एक साइड इफ़ेक्ट आया, तो इंडिया में भी लोग कह रहे हैं कि हम कराएंगे तो हमें क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए काफ़ी बड़ा एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि इसी की वजह से कुछ लोग नहीं आ पा रहे जो छूट गए हैं। हमारी तरफ से ये कोशिश डोर टू डोर तो नहीं हो रहा। अगर हम डोर टू डोर शुरू करते हैं तो शायद वो लोग भी इसमें आ जाएंगे। बट जो अभी है ये कि हम इतना ही कर पा रहे हैं कि जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं हो रहा है। ये बात लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोविड वैक्सीन करवा लेते हैं, ये नहीं है कि हम कहेंगे आपको कोविड नहीं हो सकता, पर जितनी सिवियरिटी से हो रहा है, जितने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आपको नहीं होगा। जैसे निमोनियाज हो रहे हैं, ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही वो आपको नहीं होगा। पहले तो कम चांसेस है होने के, और अगर हो भी गए तो उसके बाद ये कि कॉम्प्लिकेशन जैसे निमोनिया है, ब्रेथलेसनेस, वो कम हो सकता है, वो कम होगा। तो बिल्कुल। यश गुलाटी जी, डॉक्टर यश गुलाटी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप सर्जन भी हैं, तो क्या लोगों के अंदर जो एक डर था जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, उस वक्त लोगों में एक डर था कि वैक्सीन लगवाएंगे तो इसका रिएक्शन होगा, इस तरह के रिएक्शन होंगे, लेकिन अब जिस तरह से मौत हो रही है, हजारों की तादाद में रोजाना लोग मर रहे हैं, अब लोग लगवाना चाहते हैं, भीड़ बढ़ी हुई है, तो क्या इस वक्त क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या वाकई किल्लत हो रही है, लोग ज्यादा तादाद में हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं या वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं लगवाने के लिए? देखिए, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि बिल्कुल आवाज आ रही है। बीपिंग साउंड आ रही है।
अच्छा ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि दो ही तरीके हैं बचने के कोरोना से। एक तो हम उसको अंदर ना घुसने दें, अगर अंदर घुस जाए तो उस अपनी लड़ने की जो मदाफत है उसको बढ़ाएं, और अगर अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ नहीं सकती। आप ठीक कह रहे हैं, शायद शुरू शुरू में कुछ लोगों को डर लगा था कि हमें कुछ साइड इफेक्ट होंगे, फिर लोगों ने देखा कि ऐसे कोई साइड इफेक्ट हुए नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता कि लोग डर रहे हैं, बल्कि अब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन और लगवा लें ताकि इससे वो बच पाए। हालांकि अभी भी व्हाट्सएप पे और इधर उधर कभी कभी कोई ना कोई इस तरह का मैसेज आ जाता है कि वो हवा में है और वो यहाँ है वो वहां है, अगर वैक्सीन लगाओगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब बिल्कुल कोरी बकवास है। जी जी। तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें, ये टोटल नॉनसेंस है ये। क्योंकि अगर हमको बचना है, पूरी सोसाइटी को, हम पूरे मुल्क को बचना है, तो पूरे सब लोगों को वैक्सीनेशन करना है। 70% अगर बचेंगे, हर्ड इम्यूनिटी होगी तभी हम बच पाएंगे, नहीं जो थर्ड वेव आएगी वो इससे भी ज्यादा होगी। तो ये जो बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत होने वाली है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो बहुत कम है, और लाखों करोड़ों में अगर कोई एक साइड इफेक्ट होता है तो हमको रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना है। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते। आप सड़क पे चलते हैं तो वहां एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप ज्यादा खाना खाएं उसका भी साइड इफेक्ट है। तो भाई कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल आप जोर जोर से पुरजोर ये कह दें ये बात कि वैक्सीनेशन लगाना है। बिल्कुल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचना है, जो इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं उससे भी बचना है। जो आपका डॉक्टर उससे सलाह लीजिए। बिल्कुल श्रीनिवास जी, आपके पास आना चाहूंगा। पीएम ने कुछ दिन पहले कहा था कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है इस वक्त वैक्सीन के लिए, लेकिन आज हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि हमको कहां से वैक्सीन मिले और कितनी तादाद में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे को ये डिस्कशन में बुलाया। ये स्टेटमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हमने 7 जनवरी में हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन चालू किया था, उस टाइम पे अनुमान था कि सेकेंड वेव आएगा, मगर सेकेंड वेव इतना जल्दी आएगा, मैं ओपनली मैं बोलता हूँ सेकेंड वेव इतना जल्दी आएगा और ये से भी आएगा कि किसी को भनक तक नहीं पड़ी। और जो हमारे जो साधन थे वो थोड़े कम पड़ गए, वो मैं मानता हूँ। मगर वैक्सीनेशन एक हमारा अगर बोला जाए तो हमारा ये एक दायित्व था कि हम पूरे दुनिया को भी बांटे कि जो सस्ते से सस्ते वैक्सीन और हमारे लोगों को भी दे। मगर जिस तरह से सेकेंड वेव आया थोड़ी हमें किल्लत हुई, मगर मैं फिर भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट में मैं रहूंगा। दुनिया हमारी तरफ देख रही है वैक्सीनेशन, क्योंकि ऐसे गरीब देश है, हमसे भी गरीब देश है, जिनके पास ये वैक्सीनेशन लेने की सुविधा नहीं है, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके पास ये पेटेंट्स हैं, और वो पेटेंट को ब्रेक करने के लिए हमने ये जो मेड इन इंडिया वैक्सीन जो विकसित किया है ना, बल्कि हमको ही नहीं पूरे विश्व हम देंगे, ये हमारा मानना था और हम देंगे जरूर। बिल्कुल। असित तिवारी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का कहना है कि हमको अंदाजा नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी तेजी के साथ या इतनी जल्दी लौट कर आ जाएगी। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे इस पर? क्या सरकार तैयार नहीं थी? पता नहीं अब सरकार क्यों नहीं तैयार थी, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हम एक्सपर्ट कहते हैं, दो डॉक्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब तो कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी, वो खतरनाक होगी, थर्ड और खतरनाक हो सकती है, जल्दी सेकेंड वेव आएगी। सरकार को फुर्सत नहीं थी। सच्चाई यही है कि इस पूरे कोरोना काल में देश में ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम आम नागरिकों का कि कोई सरकार भी है, इस देश में कोई सरकार भी है, कोई प्रधानमंत्री भी है। स्वास्थ्य मंत्री तो अभी भी एहसास नहीं हो रहा है कि इस देश में कोई स्वास्थ्य मंत्री भी होगा कहीं। ये एहसास ही नहीं हुआ, सब लोग चुनाव में व्यस्त थे। अब देखिए, जो टीकाकरण का मसला है, वैक्सीनेशन का, आपने आजम जी बड़ा अच्छा काम किया है। 2 डॉक्टर बैठाए हैं, मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम दोनों पब्लिक को चाहे जितना समझा लें, डॉक्टर एक बार समझा ले तो ज्यादा कारगर होगा। जब डॉक्टर कहेगा कि नहीं आप टीका लीजिए, वैक्सीनेशन जरूरी है, तो ज्यादा भरोसेमंद बात होगी हम प्रवक्ताओं के मुकाबले। लेकिन सरकारी डॉक्टर की अपनी एक सीमा है, वो सरकार की नाकामी नहीं बता सकता, उसकी अपनी एक मजबूरी है, लेकिन वो जागरूक तो कर सकता है। उस पर आम आदमी भरोसा तो करेगा ना टीका के मामले में। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी तक 18 करोड़ 74 लाख वैक्सीन सरकार को दिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिला के। और जो भारत बायोटेक है, इसने 88 लाख 13 हजार टीके दिए हैं।
अब आप मुझे बताइए कि टीके तो है ही नहीं। अच्छा, इनसे तिगुना, हालांकि ये लोग जानकारी नहीं दे रहे, आप लोगों ने कोशिश की है, इस देश के 2-3 बड़े मीडिया घरानों ने कोशिश की, कुछ विदेशी मीडिया घरानों ने भी सीरम से जानकारी मांगी कि भाई सरकार को आपने इतना दिया, लेकिन प्राइवेट को आपने कितना दिया, तो सीरम वाले या भारत बायोटेक वाले ने जानकारी नहीं दी। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सीरम ने 8 करोड़ और 74 लाख ही सरकार को दिया है, लेकिन तकरीबन 20 करोड़ उसने खुले मार्केट में बेचा है। अब आज जो खबर आई कि भाई इंदौर में सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण दोपहर बाद बंद हो गया क्योंकि वैक्सीन खत्म है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। बिहार के पटना में सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में 1250-1300 रुपए में वैक्सीन है। मतलब सीरम और भारत बायोटेक ने खुले बाजार में तो खूब टीका बेचा, लेकिन सरकार को नहीं दिया, या दिया तो बहुत कम दिया। सरकार के पास टीका नहीं है। आंकड़ों पर बात कीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, 50, 55, 60, 70, 75, ये 16 करोड़ डोज अभी तक लग पाए हैं, और इसी उम्र के 44 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिन्हें अभी पहला डोज भी नहीं लगा है। 44 करोड़ बाकी रख है, पहला डोज ही नहीं लग पाया, और 16 करोड़ को लगा है, 50, 60, 70, 75 वालों को। और जो 18 से 44 साल के लोग हैं, 62 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है टीके के लिए। बिल्कुल, उनका नंबर कब आएगा, बिल्कुल उस पर इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर सुषमा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता या तर्जुमान कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है, जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर तो टीका आराम से मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर टीका नहीं मिल पा रहा है, यानी गरीब या तो कोरोना से मारा जा रहा है, या भूख से मारा जा रहा है, या वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से टेंशन में मारा जा रहा है। नहीं, मैं वो तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मैं तो सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात करूंगी। इतना तो नहीं है। हाँ, नहीं, आज ही श्रीनगर में भी मौजूद नहीं है। श्रीनगर की भी अभी हमने थोड़ी देर पहले खबर चलाई, श्रीनगर में भी वैक्सीन सेंटर बंद हो गए क्योंकि वहां पर वैक्सीन श्रीनगर में भी मौजूद नहीं है। दैट इज राइट। कोई सेंटर में, हाँ जी, हाँ, देखिए, हमारे पास आएगा तो हम लगाएंगे, हमारे पास नहीं आएगा तो, या हमारे पास खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, सवाल ये है कि क्या आप मान रही हैं कि वैक्सीन की वाकई कमी है, नहीं पहुंच पा रहा अस्पतालों तक, या टीका सेंटरों तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, सब जगह तो ऐसा नहीं है, कोई सेंटर में हो सकता है कमी हो, सब जगहों पे कमी तो नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवास, टीआर श्रीनिवास, आपसे जानना चाहूंगा, क्या तैयार नहीं थी आपकी सरकार? 1 तारीख से मुल्क भर में लगनी थी, लेकिन ज्यादातर जगहों से जो खबरें आ रही हैं वहां पर वैक्सीन नहीं होने की वजह से सेंटर बंद हो रहे हैं। अगर तैयारी नहीं थी केंद्र सरकार, तो ऐलान करने की क्या जरूरत थी? क्या ये भी एक जुमला ही था? फेडरल स्ट्रक्चर में देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं पढ़ सकती। सुषमा जी आपके पास आऊंगा, श्रीनिवास जी से बात कर रहा हूं मैं। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैं तेलंगाना का एग्जांपल लेता हूं, मैं अपना ही एग्जांपल, मैं दूसरे पर जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मार्च के महीने में मैंने खुद मेरे सर्कल में, और मैंने खुद 4 बारी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया कोविन में, और मेरे को हर बार कैंसिलेशन हुआ। क्यों? यहाँ पे टीका नहीं था। यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? ऑपोजिशन की है, टीआरएस गवर्नमेंट की है। अब मैं ये रूट कॉज फाइंड करने के लिए मैं जाऊं, या मैं दूसरों पे मैं ब्लेम स्टार्ट करूं ताकि इस पे और हाहाकार मचे और एंजाइटी बढ़े? यहाँ पे क्या है, आज एक पैंडेमिक चल रहा है, हर किसी को साथ मिला के काम करना पड़ेगा, वेदर इट इज सेंटर और स्टेट, कोई भी, किसी की भी गवर्नमेंट हो। एक दूसरे पे लांछन डालने से तो कोई मतलब नहीं होने वाला। बिल्कुल यश गुलाटी जी, एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, खुद बीजेपी के जो तर्जुमान उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उनका नंबर नहीं आया। यह भी कहा जा रहा है कि अगर पूरे हिंदुस्तान को टीका सबको लगना है तो आखिरी फर्द तक पहुंचने में 8 साल तक का समय लग सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो हम वैक्सीन का प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा किया हमारे कुछ पावरफुल लोगों ने कि जो वैक्सीन बनाने वाला वही भाग गया देश से, और यही हालत मैं अस्पतालों में भी देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। जिनका तो इन्फ्लुएंस है वो, उनको एडमिशन मिल पा रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये मैं आज बड़े दुख के साथ ये बताना चाह रहा हूं, और ये बात प्राइवेट में भी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। तो
बात अब ये है कि पहले तो वैक्सीनेशन उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, ये हम तंग आ चुके हैं ये सुन के कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये उसका है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, ये बात हम बहुत बार समझ चुके हैं और कह चुके हैं कि कोरोना नहीं जानता कि बीजेपी कौन है और कांग्रेस कौन है। कोरोना ये नहीं जानता कि इस स्टेट का क्या बॉर्डर है, उस स्टेट का क्या बॉर्डर है। कि क्यों नहीं हम एक सेंट्रल एजेंसी बना के इसको एक वॉर की तरह, वॉर फुटिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं? क्यों इसके अंदर पॉलिटिक्स आई जा रही है? क्यों हम एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हैं? तो इसमें जिसको कोरोना होना है वो बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, टीएमसी, किसी का भी हो सकता है। पता नहीं क्यों ये पॉलिटिशियन लड़े जा रहे हैं और हम सबको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ये वक्त उन चीजों का नहीं है। इन सबको भूल के एक सेंट्रल एजेंसी बनाई जाए जो इस सारे काम को देखे। ये बहुत जरूरी है। ये छोड़ देना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट और वो सेंटर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। कॉमन मैन इज नॉट इंटरेस्टेड, और ना ही कोरोना इसमें इंटरेस्टेड है। कोरोना इंटरेस्टेड है कि हाँ ये बेवकूफ बन रहे हैं। तो ये सब चीजों को छोड़ के प्लीज ये कोई ज्ञानी सुन ले कि एक सेंट्रल एजेंसी बनाए जो सारे देश के अंदर काम करे। ये तोड़फोड़ से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और, कांग्रेस के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद है। आसित नाथ जी, ये जानना चाहूंगा, क्या कंपनियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि जिस तरह के बयान उनके लगातार आ रहे हैं कि केंद्र को हम इस रेट पे बेचेंगे, स्टेट को हम इस रेट पे बेचेंगे, प्राइवेट अस्पताल को इस रेट पे बेचेंगे, सरकारी अस्पताल को इस रेट पे बेचेंगे? देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कही थी और हम लोग भी लगातार ये कह रहे हैं। देखिए, देश में कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उस पर सरकार का नियंत्रण बड़ा जरूरी होता है। अभी हाल में देखा गया है कि सरकार जो है कॉरपोरेट के सामने घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, सिर पांव में झुकाकर खड़ी है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि वो कॉरपोरेट से बात करे। आधार पूनावाला भाग गए, क्यों भाग गए? हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि भाई आधार पूनावाला की कंपनी सरकार को 8 करोड़ 74 लाख रुपए वैक्सीन देती है, लेकिन वही आधार पूनावाला की कंपनी खुले बाजार को 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दे देती है। सरकार को कम देती है, बहुत कम देती है, और खुले बाजार में देने के लिए सरकार भी तो खरीद रही है, मुफ्त में तो ले नहीं रही आधार पूनावाला से। तो आधार पूनावाला भागे क्यों? ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना कि भाग गया, क्यों भागा, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। भाई, कोरोना का इससे मतलब नहीं है ना कि कांग्रेस क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है, बिहार क्या है, तेलंगाना क्या है, महाराष्ट्र क्या है, यूपी क्या है, दिल्ली क्या है, वो जानता ही नहीं है सब। वो हमारे आपके शरीर में घुस रहा है, हमें मार दे रहा है, हमारे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, हमारी घर की महिलाएं विधवा हो जा रही हैं, माओ की संतानें खत्म हो जा रही हैं। तो ये कैसे खत्म हो? मैं वही आंकड़े लेकर बैठा हूं। देखिए, अभी कुल 106 करोड़ लोगों को डोज देना है। अब सिंगल, डबल डोज अगर देना ही है तो ये हो जाएगा 212 करोड़। मतलब अगर हम चाहते हैं कि 1 साल के भीतर इस देश की पूरी आबादी को, 18 साल से ऊपर की आबादी को टीका लगा दें, तो हमें रोजाना 54 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। हम कर कितना रहे हैं? 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। मोहतरमा डॉक्टर बैठी हुई है, वो लगता है सरकारी डॉक्टर है, इसलिए मैं उनकी व्यवस्था समझ पा रहा हूं, वो खुल के क्यों नहीं बोल पा रही हैं। लेकिन मैडम बता दें कि 54 लाख लोगों को रोजाना डोज देना है, हम दे रहे हैं 17 लाख लोगों को, तो ऐसे हम कौन सी लड़ाई जीत लेंगे भाई? तो क्या सरकार से हम ना कहें तो किससे कहें? हम अपनी चुनी हुई सरकार से अगर को जिम्मेदार ना समझें तो क्या जाए पड़ोस में नेपाल से बात करने कि हमारे यहां 54 लाख लगाना है, 17 लाख क्यों लगवा रहे हो? सरकार से ही कहेंगे ना, उसी की तो जिम्मेदारी है। डॉक्टर सुषमा कब तक सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आप वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज भी हैं, कब तक हम सक्षम हो जाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिसको एक डोज लग गया है, शुरू से कहा जा रहा है कि अगले डोज को 1 महीने के बाद उसको लगाना है। अगर किसी ने एक डोज लगवा लिया, उसको दूसरी डोज अगर नहीं मिल पा रही है, 3 महीने के बाद मिल रही है, तो क्या पहला डोज कारगर रहेगा या फिर से दोबारा 2 डोज उसको लेनी पड़ेगी? नहीं, पहला डोज कारगर रहेगा, बिकॉज इसका 3 महीने तक रहता है। और जो सेकंड डोज होता है वो बूस्टर डोज होता है, जो पहला डोज होता है वो प्राइमरी डोज होता है। ठीक है। तो जो पहला डोज का काम यही होता है कि जैसे हमारी बॉडी को वो एक्टिवेट कर ले, कि इम्यून सिस्टम को हमारे एक्टिवेट कर ले, एंटीबॉडीज बना लेता है। पर उन एंटीबॉडीज को धीरे धीरे वो खत्म होता है। तो बूस्टर डोज हम इसीलिए देते हैं कि वो एंटीबॉडीज लंबी देर तक चले। तो हम 3 मंथ्स तक अभी तो हमारा हो गया 45 डेज तक हम सेकेंड डोज दे रहे हैं। तो होपफुली
जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी वैक्सीन हम देते जाएंगे वैक्सीन, बिकॉज ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, डॉक्टर्स का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये जो सेंट्रल एजेंसीज में बैठे हैं, जो स्टेट एजेंसीज में बैठे हैं, उनका काम है। हमारा काम है, हमारे पास वैक्सीन आएगी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम तो वैक्सीन किसी को रोकेंगे नहीं, हमारे पास जितना डोज होगा हम जितने लोग आएंगे उतने को देते जाएंगे। बिल्कुल श्रीनिवास जी, सवाल एक आपकी सरकार पर लगातार ये उठ रहा है कि जब मुल्क में ही कमी थी, अपने ही मुल्क में कमी थी, तो जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ वैक्सीन आप लोगों ने एक्सपोर्ट क्यों की, जब यहाँ पे हालात इतने खराब थे? ऐसा नहीं कि जनवरी से हालात खराब नहीं हुए, जनवरी से हालात बिल्कुल खराब दिख रहे थे। आप लोग इलेक्शन में बिजी थे, शायद इसलिए नजर नहीं पड़ी होगी। देखिए, जब अगर आप पब्लिक डोमेन में जो स्टेटमेंट्स दिए थे शशि थरूर जी ने, जयराम रमेश जी ने और हमारे माननीय अखिलेश जी ने, उन्होंने जब वैक्सीनेशन चालू हुआ था उन्होंने बहुत सारे उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि इसमें क्या होगा, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि मेड इन इंडिया वैक्सीन पे इनको भरोसा था नहीं और उनको चाहिए था क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ नहीं है। हमको तो क्या इसी वजह से प्रोडक्शन आप लोगों ने कम कर दिया था? इन लोगों ने भरोसा नहीं जताया था, तो क्या इस वजह से प्रोडक्शन कम कर दिया था? क्या शॉर्टेज हो रही है? यूनाइटेड नेशंस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस के हम ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम भी थोड़े बाध्य हैं लोगों को देने में। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो सेकंड वेव आया वो इतना सुनामी की तरह आया, सबका कैलकुलेशंस ये बिगाड़ के रख दिया। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, मैं डेटा के साथ ही बोल रहा हूँ, मैं कोई छुपा भी नहीं रहा और ना मैं किसी को दोष दे रहा हूँ। ये बात इसमें इस सेकंड वेव के ऐसा सुनामी जो आया, हमारा कैलकुलेशंस पूरा अपसेट हुआ है, मैं मानता हूं, मगर वी आर नॉट डाउन, हमने रिकवर किया है, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट ने ऑन अ वॉर फुटिंग बेसिस वैक्सीन का भी ट्रायल्स उन्होंने ऑर्डर किया है और थोड़े मार्केट भी आने वाले हैं और आपको पता लगने वाला है, जैसे स्पुतनिक है एंड स्पुतनिक का जो प्रोडक्शन है वो सम ऑफ द 4 टॉप फार्मा कंपनीज जो हैदराबाद में है वो कर रहे हैं और उसका ट्रायल भी चल रहा है, उसका वो अप्रूवल स्टेज में भी है वो, क्योंकि थोड़े ऐसे चीजें चलती हैं जो पब्लिक डोमेन में है मगर थोड़े लोग देखते नहीं है। मगर एक ही बात है, एक ही पकड़ के ये बोलते हैं कि वैक्सीन कम है, वैक्सीन कम है। यस, वैक्सीन कम हुआ, क्यों? वो सुनामी आया। मगर जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ आपने वो डर क्यों बिठाया लोगों में कि वैक्सीनेशन क्या है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये क्या होने वाला है अगर आप वैक्सीन डालेंगे, ये क्यों आप बोले? ये पब्लिक डोमेन में है ये स्टेटमेंट। नहीं, लोगों के अंदर अब डर नहीं, बिल्कुल मेरा सवाल ये था कि लोगों के अंदर अब डर नहीं है। आपका प्रोडक्शन अगर जारी था तो आप शॉर्टेज क्यों हो रही है? अगर आप लोग लगवाना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं मिल पा रही है? सवाल यही पैदा हो रहा है। जी देखिए, आप ऑल ऑफ अ सडन जब लोगों को विश्वास होता है कि भाई यस हमको वैक्सीन लगाने से हमारी जान बच रही है, तब वहां पे थोड़ा कैलकुलेशंस और डेली वैक्सीनेशन शॉट्स में आपको थोड़ा कैलकुलेशंस ऊपर नीचे होगा। मगर मैं आपको मैं अश्योर करता हूं ये जल्द से जल्द ये ठीक होगा। और थोड़े ऐसे चीजें हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र और हमारे जितने भी ऑपोजिशन के मित्र वो चाहते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, डेली उनको पेपर में ब्रीफ किया जाए। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव टू बी फॉट ऑन अ वॉर फुटिंग। नहीं, बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा, अगर सरकार में आपको तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल आपसे है कि जिस तरह एक बहुत मुख्तसर में यश गुलाटी साहब की वैक्सीन नहीं मिल पाने की सूरत में क्या कुछ किया जाए? देखिए, ऐसा है कि मैं सारे एजेंसीज को ये कहना चाहूंगा, मुझे तो एक शेर याद आ गया कि माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुषमा कौल, यश गुलाटी, TR श्रीनिवास और अशीत नाथ तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए, आदाब।